नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पे बहस थी। बहस डिवीजन बेंच में बहस सुनी गई, लेकिन जो बहस का भाई बाकी लोग अपना अपना उसमें समझ के हिसाब से लगाएंगे। लेकिन पूरी बहस के दौरान मुझे अजीब सा एक चीज़ ये लगी कि वोटर होना ये इलेक्शन कमीशन और वोटर के, मेरे मतदाता के बीच की चीज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ओवर एम्फेसाइज कर रहा था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल का इससे कोई लेना देना मेरे हिसाब से नहीं है। अगर मेरा वोट है, नहीं है, कट गया है, छूट गया है, एडिशन होना है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक, जो मैच्योर लोकतांत्रिक है। मतलब ये जो आज सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पे बहस किए जा रहा था कि भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं, वेयर आर दे, वेयर आर 12 पॉलिटिकल पार्टीज, वो क्यों नहीं कर रही हैं, उनके एक बेले हैं, उनके वो पॉलिटिकल पार्टीज को आप जबरदस्ती इसमें सान रहे हैं। मेरे हिसाब से बुनियादी तौर पे ये बात ही गलत है। इट इज द जॉब ऑफ चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची में मतदाता किसी भी भारतीय नागरिक जो वोटिंग एज का है उसका नाम डालने का। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के को लाना और उसके को निर्णय में लाना मेरे हिसाब से सर्वथा अनुचित है। हालांकि 8 सितंबर डेट लगी है, जो वही लीपा पोती की बात है, मुझे उसमें कोई बहुत उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं 2-3 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी तो बाकी वकीलों ने तो जो बहस की, चाहे कपिल सिब्बल साहब हों, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी साहब हों, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे वृंदा ग्रोवर हो, जो भी थे, बहुत अच्छे अच्छे वकील थे, बहुत अच्छे से। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग काम किया, और मैं इसको बता दूं, मैं भाई योगेंद्र यादव जी के कुछ पॉलिटिकल निर्णय से मेरा उनके एक मत नहीं रहता हूं। जैसे जब वो किसान आंदोलन में जिस तरह से एक पोजीशन ले रहे थे वो ठीक नहीं था। पिछले 2024 के इलेक्शन में जिस तरह से वो कभी पॉलिटिकल नेता, कभी नेता बन जाते थे, कभी एंकर बन जाते थे, कभी सफोलॉजिस्ट बन जाते थे, और कुछ ऐसे बयान देते थे जिसमें वो अपने को इंडिया गठबंधन का भी कहते थे, लेकिन बयान ऐसे देते थे जिससे एनडीए का फायदा हो, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें थी। और मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन ये भी फैक्ट है कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जी ने जिस तरह का आंकड़े दिए, जिस तरह के तथ्यों को पेश किया, बहुत सरल भाषा में, वो आउटस्टैंडिंग था। मुझे बहुत दिनों बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने एक बहुत साधारण भाषा में, बहुत चीज़ों में, जो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है, जो मेन मुद्दा है, उसको बिल्कुल साफ सफाई से रख दिया। जो एक, मैं इसलिए एक्नॉलेज करता हूँ, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे लगता है कि जो भी उनकी राजनीति को लेके मैं कभी कभी वो करता था, वो सब पुरानी बातें हो जाएंगी। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि ये जो एसआईआर अभी बिहार में हो रही है, कहा यह जा रहा है कि ये मास इंक्लूजन होना चाहिए, भाई जो लोग छूट गए हैं, जो नहीं उनको, लेकिन इसके उलट ये मास एक्सक्लूजन, पूरे बहुतायत में लोगों को इससे नाम काटने का हो रही है बजाय नाम जोड़ने का। और इसी में इन्होंने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए हैं। इनका कहना यह भी है कि जो एसआईआर है उसका जो पर्पस है, जो कारण है इंटेंसिव रिवीजन का, वो लोगों के नाम को काटना, उसकी इनहेरेंट, उसके ऐसे डिजाइन किया गया है कि लोगों का नाम कट जाए। उन्होंने 3 अच्छी बातें कही, मैं उन्हीं की बात पे आज पूरा बात आपसे कह रहा हूं, जिससे साधारण भाषा में समझ लेने में आसानी होगी। उन्होंने कहा 3 चीजें होनी चाहिए बुनियादी इलेक्शन कमीशन को किसी भी जगह मतदाता सूची में: कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और इक्वलिटी। इन तीनों काउंट्स पे ये पूरी तरह से एसआईआर फेल हुआ है। और उन्होंने फिर उसको समझाया भी। देखिए, एक बहुत साधारण सी चीज है कि आपकी जो एडल्ट पॉपुलेशन है, वयस्क हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, उनको इस देश का वोटर हो जाना चाहिए।
ये बहुत, ये कोई ऐसी नहीं है, इसको योगेंद्र यादव जी ने बहुत साफ शब्दों में समझाया। एनीवन जो 18 साल का है, भारत का नागरिक है, उसको इस देश का वोटर हो जाना चाहिए, मैटर एंड्स। और ये अगर पूरा है तो ये कंप्लीट माना जाएगा, इट इज इन कंप्लीट। और 2024 का जो भारत का इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, और उन्होंने भारत ही नहीं, फिर उन्होंने विदेशों के भी बात बताया कि जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इन सब जगह हुआ था। उसमें जो एडल्ट 18 साल से ऊपर, भारत के केस में 18 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन थी, और जहां पे जो मतदाता बनने योग्य हैं, पात्र हैं, उसके 99% लोग मतदाता थे, उनका नाम वोटर लिस्ट में था। तो ये बड़ी जीत भारत के लिए है। इसके उलट 2024 में यूएसए और साउथ अफ्रीका का भी उन्होंने दिया, वहां पे भी हुए थे। जैसे हमारे यहां जर्मनी, जापान में तो 99% था। यूएसए में जो लोग मतदाता सूची में जिनका नाम होने की पात्रता है, उनमें केवल 74%, 74% लोग ही मतदाता हैं, 26% लोग मतदाता नहीं हैं। और ये एक बड़ी चीज है। और इसके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं। एक, ये क्यों हुआ है, इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों के यहां, हमारे यहां जर्मनी में, जापान में, स्टेट जो स्टेट है, जो राज्य है, वो ड्राइव करता है, वो कहता है कि भाई जो हमारे नागरिक हैं जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, उनको हम मतदाता सूची में डालेंगे। अमेरिका और साउथ अफ्रीका में नागरिक को जाके मतदाता सूची में नाम लिखाना पड़ता है। दोनों में 2 अलग अलग हैं। हमारे लोकतंत्र में राज्य की जिम्मेदारी है कि भाई जो 18 साल का हो गया उसका मतदाता सूची में नाम डालो। अमेरिका में वो मतदाता इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि जाके अपना नाम मतदाता सूची में डलवाए। अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जहां पे व्यक्तिगत रूप से आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, तो आपके करीब करीब 1/4 जो मत देने के लिए पात्र लोग हैं, मतदाता हैं, उनका नाम सूची में नहीं आता है। अबाउट 1/4 का नाम ही नहीं रहेगा, वो मतदाता बन ही नहीं पाएंगे। और ये तभी, और जहां पे स्टेट ड्रिवन है वहां पे 99% के आसपास हो जाता है। ये बार बार एक बिहार में इंप्रेशन दिया गया था इस एसआईआर में, और नैरेटिव सेट करके और तरह तरह माध्यमों से, कि बिहार में साहब बड़े ज्यादा वोटर हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, जब बोगस वोटर और इस तरह की बात करने लगे, ये था कि ये तो मतदाता सूची बिल्कुल गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी हुई है, इतने लोग हैं नहीं। जबकि वास्तविकता ये निकली कि मतदाता सूची में जो बिहार के जो एलिजिबिलिटी है उससे कम वोटर है। बिहार में पुराना, इसका इंपैक्ट क्या हुआ एसआईआर का, वो ये बता रहे हैं। बिहार में पुराने समय में करीब 102% के करीब 97%, पिछले 2-3 साल से 97% जो मतदान देने के लिए एलिजिबल लोग हैं, उसका 97% लोग इसमें रहते थे। इस एसआईआर में, इस जो एसआईआर चली 1 महीने के अंदर, अब जो मतदान दे सकते हैं वो केवल 88% लोग हैं। करीब 9-10% लोगों को आपने उनका वोट देने का हक ही छीन लिया। ये अभी और नीचे आएगी, क्योंकि अभी तो आपने कहा है कि नहीं, अभी वो जो लोग हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा, जिनके नाम आ गए हैं 7 करोड़ 30 लाख 25 लाख जो भी हैं। इससे पहले भी ये सब कार्रवाई हुई है, रिवीजन हुआ है, 2003 में भी हुआ, कहीं किसी राज्य में 2002 में हुआ, 2005 में हुआ। लेकिन इन सब में फर्क यह है कि आज तक भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक लोगों से ये नहीं कहा गया कि आप फ्रेश फॉर्म भरिए। जो ऑलरेडी वोटर है उसको सिर्फ फ्रेश फॉर्म क्या भर, अब कहा जा रहा है कि नहीं, सब लोगों को फ्रेश फॉर्म भरना है। और आज तक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सर्टिफिकेट जमा करने के लिए नहीं कहा गया था। फिर उन्होंने बहुत सिलसिलेवार समझाया कि 2003 में कैसे होता था, कैसे लेके जाते थे प्रिंटेड लिस्ट, उसमें नीचे ब्लैंक रो होता था, इत्यादि इत्यादि। अब फर्क क्या है?
फर्क ये है इंटेंसिव रिवीजन में कि यहां हाउस टू हाउस जा रहे हैं, एक एक घर जा रहे हैं, एक एक घर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां पे एसआईआर में 2 चीजें ऐड कर दी गई। एक किया गया कि सबको फॉर्म भरना है, सबमिशन ऑफ फॉर्म, और सबको एक नया एंगल जोड़ा गया, सबको अपनी नागरिकता भी प्रूव करनी है। सिटीजनशिप का इश्यू भी इसमें डाल दिया गया धीरे से। और एक चीज ये अजीब सी है कि बिहार में इस समय जो एलिजिबल मतदाता हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए 18 साल से ऊपर हैं, उनकी संख्या है 8 करोड़ 18 लाख। और ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार में ये लोग हैं, इसको उन्होंने क्लियर किया, ये एडल देना, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़ों से योगेंद्र यादव बात कर रहे थे। इस 8 करोड़ 18 लाख में जो मृत्यु हो गए हैं, ये उनके अलावा हैं, इसमें मृत्यु लोगों की सूची नहीं है इसमें। और जो बाहर काम करने गए वो भी नहीं है इस सूची में, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठीक से समझाया कि 28 फरवरी की रात को, जब जनगणना के जो आंकड़े होते हैं, 28 फरवरी की रात में जो व्यक्ति जहां है उसकी वहीं पे जनगणना होती है। अगर बिहार का कोई व्यक्ति पंजाब में है तो उसकी पंजाब में जनगणना होगी। उसी तरह से ये बिहार के जनगणना के नंबर्स हैं कि 8 करोड़ 18 लाख लोग बिहार में 18 साल से ऊपर उम्र के हैं, जिनको वोटर बनने का अधिकार है। और एक अद्भुत बात यह है कि एसआईआर जो इसलिए थी कि इंटेंसिव वो कर रहे हैं लोग, 65 लाख वोट तो मतदाता के नाम तो काट दिए, जीरो लोगों के नाम जोड़े हैं, एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया। यह भी कुछ अद्भुत चीज है। भाई ठीक है, आप इंटेंसिव वो कर रहे थे था कि कुछ नाम जुड़ेंगे, कुछ नाम कटेंगे, इत्यादि इत्यादि। उसमें यह भी हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने यह भी कहा कि भाई कुछ बोगस वहां, ठीक है बोगस होंगे, कुछ जेन्युइन होंगे, जेन्युइन। एक भी 0 लोगों का नाम इसमें जोड़ा गया है। जैसा चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 8 लाख लोगों के पास गए, 8 करोड़ लोगों के पास। तो योगेंद्र यादव ये पूछ रहे हैं कि आप 8 करोड़ लोगों से बात की है आपने, आपको एक व्यक्ति भी पूरे बिहार में नहीं मिला जिसका नाम आपको ऐड कर दें उसमें, जिसका नाम उसमें जोड़ दें। महाराष्ट्र में जब आप बात कर रहे थे तो 4 महीने में आपको 40 लाख लोग मिल गए थे नए, और यहां आपको एक व्यक्ति भी नहीं मिला जब आपके डोर टू डोर गए थे। तो इसलिए इनका कहना यह है कि यह इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, इंटेंसिव डिलीशन का काम हुआ है, लोगों के वोट काटने का काम हुआ है। और सारी कार्रवाई यह हुई है कि कैसे किसी का नाम काट दिया जाए, क्योंकि करीब 29 लाख लोगों का नाम जोड़ना चाहिए था जो नहीं जुड़ा है। तो आपने वो काम तो किया नहीं। अब इसमें एक और नई आ गया है, आपने जो फॉर्म लिए हैं उसमें एक नई कैटेगरी आपने आ गई है जिनको आप नहीं मान रहे हैं कि नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। तो बीएलओ कौन होता है? बीएलओ ये बताएगा कि रिकमेंडेड नॉट बिल। ये कोई प्रोसीजर है ही नहीं जहां बीएलओ को ये पावर दी जाए कि नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ। अब एक चीज और समझ लीजिए, वो 7.9 जो 7 करोड़ 90 लाख थे, उसमें फिर ये अलग अलग फिगर बोलते रहे। पहले इन्होंने कहा कुछ होगा, अब जब शुरुआत हुई थी उसमें योगेंद्र यादव ने यह भी कहा और बहुत अच्छे ढंग से कहा कि जब शुरुआत हुई थी तो यह कहा गया था कि 7 करोड़ 90 लाख लोगों में करीब 4.5 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनका 2003 में नाम था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑर्डर आया उसमें आया कि जिनका 2003 में नाम नहीं है वैसे लोग अब अपना नाम अगर जुड़वाएंगे तो स्वयं का मतलब प्रार्थना पत्र तो देंगे, साथ में अपना सर्टिफिकेट और अपने माता पिता का भी सर्टिफिकेट देंगे, दोनों लगाना अनिवार्य था, सर्टिफिकेट देना अनिवार्य था। फिर इलेक्शन कमीशन एक दिन नीचे जगा 5-7 दिन बाद, और अब उसने कहा कि अगर 2003 में किसी के मां बाप का नाम है तो उसके बेटा बेटी को मां बाप का सर्टिफिकेट नहीं जमा करना, लेकिन उसको अपना सर्टिफिकेट जमा करना है। और अब तीसरी प्रेस विज्ञप्ति आई कि कोई सर्टिफिकेट नहीं जमा करना है। और यह बहुत ताज्जुब की बात है कि इस देश में जो सबसे
पहला कदम है लोकतंत्र का मतदाता, उसको किसी सरकारी आदेश नहीं, प्रेस रिलीज ये सब हो रही थी, कोई सरकारी आदेश नहीं आ रहा था, प्रेस रिलीज से सारा काम चल रहा था। अब इन्होंने एक बात और बेसिक बात उठाई कि इनकी स्क्रूटनी जो है वो यारो करेगा, यारो मतलब बीडीओ साहब, और ये उनकी इलेक्शन कमीशन की हैंडबुक में लिखा हुआ है जैसा इन्होंने बताया। टाइमलाइन है कि इस तारीख तक पूरा कर लेना है, उस तारीख तक अगर पूरा करना है तो हर ईआरओ को हर दिन 4678 फॉर्म की स्क्रूटिनी करनी ही करनी है। उसके अलावा ये 700 से 800 फॉर्म और देखेंगे, उसके अलावा ये बीडीओ है तो अपना काम तो रेगुलर करेंगे ही करेंगे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो टाइमलाइन है उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट अपील सेकंड अपील ये कब करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये कही जो पहले भी कह चुके हैं, योगेंद्र यादव का कहना यह है कि 22 नवंबर को, पिछली बार 22 नवंबर तक इस बार विधानसभा गठित हो जानी चाहिए। अब अगर उल्टा चलें तो पहली चीज ये जान लीजिए कि जिस दिन पहला नॉमिनेशन होता है, फर्स्ट नॉमिनेशन, उससे एक हफ्ता पहले वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया जाता है, पूरे बिहार की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। अब क्या है, पिछली बार चुनाव की टोटल प्रक्रिया 53 दिन थी, 53 डेज। तो अगर वो 22 नवंबर को चुनाव है तो अब क्या होगा, मोटे तौर पे ये कोई आखिरी हफ्ते सितंबर में 29-30 सितंबर के आसपास ये फ्रीज हो जानी चाहिए। अब क्या है, 30 सितंबर तक को इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची फ्रीज हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट है ये, जिसपे वो काफी उन्होंने बहस की, योगेंद्र यादव का कहना है कि अगर 25 सितंबर को कोई अपना ये फाइल करता है कि साहब मेरा नाम रह गया है, या 25 तारीख को जो फाइनल रोल ये इलेक्शन कमीशन रिलीज करता है और उसमें उसका नाम नहीं है, तो उसका अपील करने का टाइम ही नहीं है। और इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि कोई व्यक्ति जो चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहता है वो फिर उम्मीदवार नहीं बनेगा, और ये कहां से कैसे ड्राइव होगा ये सबको पता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे था कि इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, ये जो नाम कटे हैं वो भी कुछ अजीब सी चीज है। 25 लाख पुरुषों के नाम कटे हैं, 31 लाख महिलाओं के नाम कटे हैं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि माइग्रेशन ज्यादा पुरुषों का होता है, काम करने ज्यादा बाहर पुरुष जाते हैं। बिहार के रेफरेंस में बात हो रही है, और ये सही बात है, योगेंद्र यादव जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोगों के वोट के अधिकार को छीन लेने का काम, डिसएनफ्रेंचाइज करने का काम ये 65 लाख में हुआ है। 65 लाख लोग एक साथ आज तक दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में उनका वोट देने का अधिकार नहीं छीन लिया गया था जो यहां पे हुआ है। और अब अपने वोट को जुड़वाने की, वो करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार से अब इंडिविजुअल नागरिक के ऊपर हो गई है। मैं इस बात को ये कह रहा हूं कि जो डिलीशन होता है उसकी एक नोटिस देनी होती है, वो सब होता है। उसके बाद जो आदमी जो मर गया, इनकी लिस्ट में दिखा गया है कि मर गया है, तो अब नया फॉर्म जमा करेगा, आधार अब मरे, मतलब वो एक बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। तो एक तो मेरे ख्याल में योगेंद्र यादव जी ने बेहतरीन काम किया, ठीक से समझ में आ गया सबको। और जो इलेक्शन कमीशन इस समय बीजेपी के साथ मिलके बिहार इलेक्शन को जैसे प्रभावित करने का कोशिश कर रहा है, उससे हमारा लोकतंत्र केवल और केवल कमजोर होगा। क्योंकि 8 करोड़ 18 लाख लोगों को की जगह अगर आप 7.5 लाख या 7.25 लाख लोगों को ही वोटर लिस्ट में डालेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती आप में है, और अब समय आपके पास है ही नहीं उसको सुधारने का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।